वैसे तो प्लेन्स हाईजैक के पीछे किसी माफिया गैंग या किसी टेररिस्ट ग्रुप का हाथ होता है, मगर आज जिस प्लेन हाईजैक की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके पीछे एक ऐसे शख्स का हाथ था जिसके बारे में किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। देखते देखते ये प्लेन हाईजैकिंग एक ऐसे खूनी खेल में बदल गई जिसके बाद इस प्लेन के पायलट दोबारा कभी प्लेन उड़ाने के काबिल नहीं बचे। और जब इस प्लेन हाईजैकिंग की वजह सबके सामने आई तब सबके पैरों तले जमीन सरक गई। आज की कहानी हमें ये बताएगी कि एक बाप अपने परिवार के लिए किस हद तक जा सकता है और जब कोई हद पार होती है तो उसका नुकसान कई लोगों को उठाना पड़ता है। अप्रैल सन 1994 की सुबह आसमान में मौसम बिल्कुल साफ था और मेम्फिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स अपने रूटीन के हिसाब से टेक ऑफ और लैंडिंग कर रही थी। इसी दोपहर लगभग 3:30 बजे करीब मैकडोनाल्ड डगलस कार्गो प्लेन अचानक हवा में 90 डिग्री ऊपर की तरफ जाने लगता है और फिर 140 डिग्री का टर्न लेकर अचानक सीधे नीचे की तरफ आने लगता है। इस वक्त एक कार्गो प्लेन 850 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नीचे आ रहा था, जो एक कार्गो प्लेन के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड थी और ये कार्गो प्लेन्स भी इतनी स्पीड के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए थे। और तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अलार्म सिग्नल्स बजने लगते हैं। अलार्म बजते ही कंट्रोल रूम के ट्रांसमीटर फोन पर एक आवाज़ आने लगती है जिसमें दूसरी तरफ जो शख्स था वो बार बार एक ही बात चिल्ला रहा था कि एक्सप्रेस 705 कार्गो प्लेन में एक इमरजेंसी हो गई है और प्लेन को टेक ओवर कर लिया गया है और वो बहुत बुरी तरह घायल है। वो शख्स बार बार ये भी चिल्ला रहा था कि मेम्फिस एयरपोर्ट का रनवे खाली किया जाए ताकि वो इमरजेंसी लैंडिंग कर सके। और ये प्लेन फेडेक्स के कार्गो प्लेन था जिसके अंदर 3 एम्प्लॉय अपनी अपनी जिंदगियों के लिए लड़ रहे थे और चौथा एम्प्लॉय लगातार हथौड़ी और स्पेयर गन से उन पर वार किए जा रहा था। ये कहानी है फेडेक्स कार्गो प्लेन 705 की हाईजैकिंग की, जिसमें महज 4 लोग सवार थे, मगर इस प्लेन के अंदर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था और ऐसी हाईजैकिंग के बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना। फेडेक्स अपने कार्गो प्लेन्स के जरिए पूरी दुनिया में सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, इसलिए इन फ्लाइट्स में महज 2 पायलट्स होते हैं जिसमें एक कैप्टन और एक फर्स्ट ऑफिसर होता है। मगर 90 के दशक में ज्यादातर कार्गो फ्लाइट्स में एक तीसरा क्रू मेंबर भी होता था जो फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर काम करता था। जिस दिन इस कार्गो प्लेन को उड़ान भरनी थी उस रोज जो तीसरा शख्स फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर सवार होने वाला था उसका नाम था ऑबन कैलावे और ये फेडेक्स प्लेन मेम्फिस से सैन होजे जाने वाला था। इस फ्लाइट के उड़ने से एक दिन पहले कैलावे के जो दूसरे क्रू मेंबर साथी थे उनकी डेली फ्लाइट उड़ाने की लिमिट पूरी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे दूसरे क्रू मेंबर्स के साथ इस फ्लाइट पर जाना था। क्योंकि कैलावे उस फ्लाइट पर नहीं जा पाया था इसलिए वो अपनी ड्यूटी दूसरी फ्लाइट्स पर पूरी कर सकता था और फेडेक्स अपने एम्प्लॉयज़ को ये फैसिलिटी देता था कि वो अलग अलग फ्लाइट्स पर अपने टाइम के हिसाब से ड्यूटी पूरी कर सकते हैं। इस कार्गो प्लेन पर 3 क्रू मेंबर्स पहले से ही थे और चौथा क्रू मेंबर कैलावे सवार होने वाला था जिसकी खबर क्रू मेंबर को कर दी गई थी, मगर वो सभी इस बात से बेखबर थे कि कैलावे के दिमाग में कुछ बहुत भयानक चल रहा है। बहरहाल 7 अप्रैल 1994 की सुबह कैलावे वो पहला शख्स था जो इस प्लेन पर चढ़ा और उसके हाथ में एक ट्रैवल बैग और एक गिटार केस था। कुछ ही देर बाद दूसरा क्रू मेंबर भी इस प्लेन में दाखिल हुआ जिसका नाम था एंड्रू पीटरसन और फिर पायलट डेविड सैंडर्स और फर्स्ट ऑफिसर जेम्स टकर भी प्लेन में आकर कॉकपिट में बैठ गए। प्लेन में वो सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और इसी दौरान फर्स्ट ऑफिसर जेम्स टकर की नज़र कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर पड़ती है जिसका स्विच बंद था। ये देख उसे कुछ अटपटा सा लगता है, मगर फिर वो इस स्विच को ऑन कर देता है और फिर वो प्लेन उड़ाने की तैयारी में लग जाते हैं। इस तैयारी में वो चेकलिस्ट मार्क कर रहे थे और हर स्विच को चेक कर रहे थे, मगर उनसे गलती हो गई और वो ये थी कि वो कॉकपिट का दरवाज़ा बंद करना भूल गए। बहरहाल फेडेक्स की एक्सप्रेस फ्लाइट 705 मेम्फिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 3 बजे उड़ान भर लेती है और लगभग 26 मिनट बाद ये प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसी वक्त कैलावे अपना गिटार केस खोलता है और उसमें से एक स्पेयर गन निकालता है जो लोडेड थी और साथ ही साथ 2 हथौड़ियां भी निकाल लेता है। कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट इस बात से बेखबर थे कि पीछे प्लेन में क्या हो रहा है और वो दोनों नीचे देखने वाले नज़ारों के बारे में बात कर रहे थे जिसमें तीसरा क्रू मेंबर भी उनका साथ दे रहा था। इसी दौरान कैलावे दबे कदमों से चुपचाप उन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है और अभी पीटरसन पायलट से बात कर ही रहा था कि तभी उसके सर के पिछले हिस्से पर हथौड़ी से वार होता है। कैलावे ने लगातार 3-4 बार हथौड़ी से उसके सर पर किए और पीटरसन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर फर्स्ट ऑफिसर टकर जैसे ही मुड़ा, कैलावे ने उसकी कनपटी पर भी हथौड़ी से वार कर दिया। इन दोनों को घायल करने के बाद वो पायलट डेविड सैंडर्स की तरफ मुड़ा और उसके सर पर भी 2-3 वार कर दिए। इस हमले की वजह से पीटरसन की कनपटी की नस फट गई जिसकी वजह से उसका बहुत खून बहने लगा और टकर की खोपड़ी की कुछ किरचें उसके दिमाग में लग गईं जिसकी वजह से उसकी बॉडी का राइट हिस्सा धीरे धीरे पैरालाइज होने लगा।
प्लेन के पायलट सैंडर्स की कनपट्टी पर भी बहुत गहरी चोट आई थी और यहाँ तक कि उसका कान भी पूरी तरह फट गया था और अब तक तीनों क्रू मेंबर्स बहुत गहरे दर्द और शॉक में थे, मगर वो तीनों अभी भी जिंदा थे। हमला करने के बाद कैलावे दोबारा अपने गिटार बॉक्स की तरफ बढ़ता है और उसमें से स्पेयर गन निकालकर उसे लोड करने लगता है, मगर इसी दौरान पायलट सैंडर्स ने अपनी सीट बेल्ट खोली और धीरे धीरे कॉकपिट के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इधर पीटरसन और टकर ने भी कुछ होश संभाला और अपने पैरों पर खड़े हो गए और इसी वक्त कैलावे वापस आया और उसने स्पेयर गन कैप्टन सैंडर्स पर तान दी। गन तानते ही वो चिल्लाने लगा कि तीनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ और अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो वो तीनों को मार देगा। गन देखते ही पीटरसन ने गन के आगे का चाकू पकड़ लिया और अभी कैलावे ट्रिगर दबा था, इससे पहले ही कैप्टन सैंडर्स उसकी तरफ भागा और वो दोनों कैलावे से गन छीनने की कोशिश करने लगे। इस छीने झपटी में पीटरसन जोर जोर से चिल्ला रहा था कि गन किसी भी तरह कैलावे से छीनो और इसी दौरान टकर प्लेन का लीवर खींच देता है, जिससे प्लेन ऊपर की तरफ जाने लगता है और कैलावे, पीटरसन और सैंडर्स कॉकपिट के दरवाजे से होते हुए पिछले हिस्से में जा गिरते हैं। टकर जो इस वक्त प्लेन उड़ा रहा था वो पहले नेवी फाइटर पायलट भी रह चुका था और उसके लिए सिचुएशन किसी जंग से कम नहीं थी जिसमें वो इस प्लेन को किसी भी तरह लैंड करवाने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल अब पीछे से तीनों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और तभी अचानक टकर इस प्लेन को 140 डिग्री पर लेफ्ट की तरफ घुमाता है और फिर पूरी तरह इस प्लेन को उल्टा करके नीचे की तरफ ले जाने लगता है, जिसकी वजह से वो तीनों प्लेन की सीलिंग पर आ गए थे। टकर का ये पैतरा काम कर गया, जिसकी वजह से स्पेयर गन कैलावे के हाथ से छूट गई, मगर इसी दौरान उसने एक बार फिर से कैप्टन सैंडर्स के सर पर हथौड़ी से वार कर दिया। उधर कॉकपिट में टकर का जो स्कल फ्रैक्चर हुआ था उसकी वजह से उसकी बॉडी का राइट हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज हो गया, मगर इसके बावजूद भी वो प्लेन को सीधे नीचे की तरफ ले जा रहा था और प्लेन की स्पीड थी 850 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी स्पीड की वजह से पूरा कॉकपिट हिलने लगा और ये प्लेन रॉकेट की स्पीड से नीचे की तरफ बढ़ने लगा और इस तरह के कार्गो प्लेन आज से पहले कभी भी इतनी स्पीड से नहीं उड़ा था। प्लेन के एलिवेटर विंग्स भी पूरी तरह हिल रहे थे, ऐसा लग रहा था वो कभी भी बाहर आ सकते हैं और अगर टकर ने स्पीड धीमी नहीं की या प्लेन को ऊपर ले जाने की कोशिश की तो इस प्लेन के चीथड़े उड़ सकते थे। उधर पीटरसन और सैंडर्स लगातार कैलावे से लड़ रहे थे, मगर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और कैलावे फिर से सैंडर्स के सिर में हथौड़ी से वार कर देता है और पीटरसन के सिर से लगातार खून बहे जा रहा था। बहरहाल टकर अब धीरे धीरे प्लेन की स्पीड कम करता है और प्लेन को स्टेबल करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सैंडर्स एक हथौड़ी उठाता है और कैलावे के सर में मार देता है। प्लेन उड़ाने के साथ साथ टकर लगातार मेम्फिस एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट में था और वो बार बार रेडियो पर एक ही चीज चिल्ला रहा था कि वो और उसके 2 क्रू मेंबर्स जख्मी हो गए हैं और एक्सप्रेस 705 प्लेन को टेक ओवर कर लिया गया है। वो कंट्रोल रूम में बैठे शख्स से कहता है कि ये एक इमरजेंसी है और मेम्फिस एयरपोर्ट के रनवे को खाली किया जाए ताकि वो प्लेन को लैंड कर सके और ये जल्द से जल्द किया जाए क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है। टकर को लगातार उन तीनों की लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी और तभी वो कंट्रोल रूम के रेडियो पर फिर से कॉल करता है और उनसे कहता है कि रनवे पर एक एम्बुलेंस और कुछ पुलिस भी चाहिए होगी और एयरपोर्ट अथॉरिटी को फौरन अलर्ट कर दिया जाए। ये सुनते ही एयर ट्रैफिक मॉनिटर को यह अंदाज़ा हो गया कि कोई बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम हो गई है और वो फौरन एयरपोर्ट अथॉरिटी को अलर्ट कर देता है और साथ ही साथ एयरपोर्ट की इमरजेंसी रिस्पांस टीम को भी अलर्ट कर दिया जाता है जो प्लेन्स की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। पूरे एयरपोर्ट पर यह खबर फैल गई कि FedEx 705 प्लेन का क्रू मेंबर घायल है और ये प्लेन मेम्फिस एयरपोर्ट लैंड करना चाहता है और इसी दौरान टकर प्लेन को दाएं बाएं घुमाया जा रहा था। अब कैप्टन सैंडर्स किसी भी तरह दूसरी हथौड़ी कैलावे के हाथ से छीन लेता है और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर दोबारा उसके सर पर वार कर देता है और इस बार कैलावे आखिरकार फ्लोर पर गिर जाता है। कैलावे के गिरते ही कैप्टन सैंडर्स फौरन टकर से कहता है कि वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल दे और पीछे आ जाए और उसने ऐसा किया भी, मगर एक परेशानी ये थी कि प्लेन मेम्फिस एयरपोर्ट के बजाय किसी दूसरी जगह जा रहा था। बहरहाल बॉडी का दाहिना हिस्सा पैरालाइज होने के बावजूद भी वो लड़खड़ाते हुए प्लेन के पिछले हिस्से में पहुंच गया और वहां जो नज़ारा उसने देखा उसे देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। प्लेन के इस हिस्से में जगह जगह खून फैला हुआ था और उसके दोनों क्रू मेंबर पूरी तरह खून में लथपथ थे और तभी वो देखता है कि कैलावे भी फ्लोर पर गिरा पड़ा था और उसके सर से भी खून बह रहा था। अब कैप्टन सैंडर्स कॉकपिट की तरफ बढ़ जाता है ताकि वो प्लेन को मेम्फिस एयरपोर्ट की तरफ ले जा सके और साथ ही साथ वो कैलावे के सारे हथियार भी अपने साथ ले जाता है। कॉकपिट में पहुंचते ही वो फिर से कंट्रोल रूम कॉल करके उनसे मदद मांगता है और उनसे कहता है कि वो लैंड करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके जवाब में कंट्रोल रूम मॉनिटर कहता है कि वो रनवे 9 पर लैंड कर सकते हैं और वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस भी उनकी मदद के लिए पहुंच चुकी है।
हालांकि ये कहने सुनने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल, क्योंकि इस वक्त ये प्लेन पूरी तरह फ्यूल से भरा हुआ था, जिसकी वजह से उसका वजन लगभग 16 टन हो गया था और ये रेकमेंडेड लैंडिंग वेट से काफ़ी ज़्यादा था। इस कार्गो प्लेन में फ्यूल ज़्यादा होने की वजह यह थी क्योंकि ये अभी 1 घंटे भी नहीं उड़ा था और चूंकि पायलट्स इमरजेंसी लैंडिंग के केस में फ्यूल डंप कर देते हैं, मगर सैंडर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो उन स्विचेस तक नहीं पहुंच सकता था जिससे फ्यूल को डंप किया जा सके, और इसीलिए मजबूरी में उसे प्लेन ज़्यादा वेट के साथ लैंड करना था। इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये था कि लैंड होते ही प्लेन के टायर जैसे ही ज़मीन को छूते वो फट सकते थे, और उधर कैलेवे अभी भी लगातार टकर और पीटरसन से लड़ रहा था। धीरे धीरे सैंडर्स इस प्लेन को नीचे ले आया था और अब वो लोग 7000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे, और तभी वो एक मुश्किल फैसला लेता है। सैंडर्स इस प्लेन को दोबारा ऑटो पायलट मोड पर डालता है और फैसला करता है कि अब वो कैलावे को मार डालेगा, और जब तक वो पीछे पहुंचा तब तक टकर ने कैलावे को फिर से मार गिराया था, मगर तब तक इस प्लेन की लैंडिंग और मुश्किलों में पड़ गई। ऑटो पायलट पर ये प्लेन सेम स्पीड और सेम ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिसकी वजह से रनवे 9 पर इसे लैंड करना नामुमकिन था, और तब सैंडर्स फैसला करता है कि वो रनवे 36 का इस्तेमाल करेगा, जो लंबा ज़रूर था मगर बिल्कुल उसके उल्टे डायरेक्शन में था। इस रनवे पर प्लेन लैंड करने के लिए उसे पूरा 180 डिग्री का टर्न लेना होगा, और वो भी स्पीड कम करके, और तब जाकर वो इस प्लेन को सेफली लैंड कर पाएगा, मगर इसी दौरान एम्बुलेंस और पुलिस टीम को भी वहां पहुंचना होगा। ये एक बहुत मुश्किल सिचुएशन थी किसी भी पायलट के लिए, और खासकर वो पायलट जो पूरी तरह जख्मी हो और प्लेन का वजन भी बहुत ज़्यादा हो। कॉकपिट के अंदर लगातार स्पीड वार्निंग अलार्म बज रहा था, मगर सैंडर्स लगातार इसे इग्नोर कर रहा था, और उधर प्लेन के पिछले हिस्से में कैलावे उस हथौड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था जो ज़मीन पर पड़ी थी। ये देख पीटरसन फौरन उस हथौड़ी को उठा लेता है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके हथौड़ी फिर से उसके सर पर मार देता है, जिससे कैलावे ढीला तो पड़ गया मगर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। आखिर घायल होने और कई मुश्किलों का सामना करने के बाद कैप्टन सैंडर्स इस प्लेन को रनवे 36 पर लैंड करने में कामयाब हो जाता है, और ये प्लेन रनवे खत्म होने से महज 200 मीटर पहले जाकर रुका। प्लेन रुकते इमरजेंसी रिस्पांस टीम और पुलिस ने सबसे पहले कैलावे को अपनी हिरासत में ले लिया और उसे हथकड़ियां पहना दी। हालांकि तीनों क्रू मेंबर बहुत बुरी तरह घायल थे, मगर वो तीनों अभी भी जिंदा थे, जिसमें पीटरसन का खून इतना ज़्यादा बह गया था कि उसकी पल्स बहुत धीमी पड़ती जा रही थी। बहरहाल तीनों क्रू मेंबर को सबसे पहले एम्बुलेंस में डाला गया और उन्हें हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया। टगर का स्कल फ्रैक्चर के साथ साथ जबड़ा भी टूट गया था, और वहीं सैंडर्स बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था, और साथ ही साथ कैलावे को भी उसी हॉस्पिटल भेज दिया गया। कैलावे को स्ट्रेचर पर चारों तरफ से बांध दिया गया, और अब उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी थी। मगर एक सवाल सभी को बार बार परेशान कर रहा था कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। ऑबन कैलावे पहले कभी बहुत अच्छी ज़िंदगी जिया करता था, मगर उसकी अच्छी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। हालांकि उसका परिवार बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, मगर वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, जिसके बाद उसने नेवी ज्वाइन कर ली। नेवी में वो एयरफोर्स पायलट बन गया, जिसके बाद उसकी शादी और फिर बच्चे हो गए, और वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जीने लगा। उसकी ज़िंदगी में परेशानियां तब शुरू हुई जब उसे नेवी से निकाल दिया गया, और तब कैलावे ने फेडेक्स में जॉब के लिए अप्लाई किया। हालांकि वो एक बेहतरीन पायलट था, मगर इसके बावजूद भी फेडेक्स ने उसे फ्लाइट इंजीनियर की जॉब दी, जो कैप्टन की प्रोफाइल से छोटी थी और उसमें सैलरी भी पायलट के मुकाबले कम थी। ये बात कैलावे के दिमाग में घर कर गई, और उसे लगने लगा कि फेडेक्स ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है क्योंकि वो ब्लैक है, मगर वो चुपचाप रहा क्योंकि उसे इस जॉब की ज़रूरत थी। और यहीं से उसकी ज़िंदगी ने वो मोड़ लिया जो आगे चलकर बहुत खूंखार साबित हुआ। बहरहाल खुश ना होते हुए भी उसने फेडेक्स के साथ काम करना शुरू कर दिया, और कुछ सालों बाद ही उसकी बीवी और उसका डिवोर्स भी हो गया, और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि डिवोर्स के बाद खर्चा उठाने की जिम्मेदारी उसी की थी, और उसके दोनों बच्चे भी बड़े हो गए थे, मगर अपनी जॉब से वो इतने पैसे नहीं कमा रहा था कि वो उन्हें कॉलेज भेज सके, और सन 1994 आते आते उसे एक झटका और लगा। इसी साल फेडेक्स कंपनी को ये पता चल गया कि इंटरव्यूज के वक्त कैलावे ने अपने रेज्यूमे में एक झूठ लिखा था, और वो था फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस, जो उसके बताए एक्सपीरियंस से बहुत कम था। कैलावे को अब ये समझ आ गया था कि फेडेक्स कंपनी अब उसे कभी भी निकाल सकती है, और वो अपने बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और यही बात उसे दिन रात खाई जा रही थी, और तब उसने जो रास्ता निकाला वो उसकी मौत से होकर गुजरने वाला था। फेडेक्स कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंपनी उनके नाम पर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, और कैलावे के नाम पर भी जो पॉलिसी थी वो थी $2.5 मिलियन, और अगर उसकी मौत ड्यूटी के दौरान होती है तो ये रकम उसके घर वालों को मिलेगी।
कैलावे को भी अब ये लगने लगा था कि जीते जी तो वो अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाया, मगर मरने के बाद इंश्योरेंस के पैसों से वो अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। और इसीलिए वो एक खूंखार प्लान बनाता है जो देखने में प्लेन एक्सीडेंट लगे। जिस दिन कैलावे को प्लेन में हथौड़ियां और बंदूक लेकर चढ़ना था, उसी से एक दिन पहले फेडेक्स के हेडक्वार्टर में उसे रेज्यूमे को लेकर पूछताछ होनी थी, मगर ऐसा नहीं हो पाया और वो प्लेन में सभी हथियार लेकर चढ़ गया। उसका प्लान था कि वो इन हथियारों से पहले क्रू मेंबर्स को मारेगा और फिर प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में लेकर उसे क्रैश कर देगा और ये देखने में बिल्कुल रियल एक्सीडेंट लगेगा, जिससे किसी को कोई शक ना हो और उसकी फैमिली को इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाएंगे। हालांकि कैलावे का प्लान फेल हो गया, लेकिन अगर वो अपने प्लान में कामयाब हो जाता तो उसकी फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी से $2.5 मिलियन मिलते। फ्लाइट से एक दिन पहले तक इस प्लेन में 3 लोग जाने वाले थे, जिसमें कैलावे भी शामिल था, मगर कुछ घंटों पहले ही दूसरा फ्लाइट इंजीनियर असाइन हो गया था और कैलावे इस प्लेन में एक्स्ट्रा पैसेंजर के तौर पर ट्रैवल कर रहा था, जिसका मतलब था कि अब उसे 2 क्रू मेंबर की जगह 3 क्रू मेंबर को मारना था। 7 अप्रैल 1994 की सुबह घर से निकलने से पहले कैलावे ने अपनी वसीयत लिखकर बेड पर रख दी और अपने सारे हथियार पैक किए और मेम्फिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। जाने से पहले उसने अपनी बीवी के लिए एक नोट भी लिखा, जिसमें ये लिखा था कि उनका डिवोर्स उसकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और अब उसके जाने का वक्त आ गया है। एयरपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इस प्लेन को रनवे पर सेफली लैंड कराने के बाद सभी क्रू मेंबर्स को प्लेन से बाहर निकाला और वो तीनों बहुत बुरी तरह घायल थे। टक्कर के 3 बड़े ऑपरेशंस हुए और लगभग 2.5 साल का वक्त लगा उसे दोबारा बोलने और चलने के लिए, और उन तीनों क्रू मेंबर्स में से कोई भी कभी दोबारा प्लेन नहीं उड़ा पाया। इस हादसे के बाद वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए और उन तीनों को बहादुरी के लिए एयरलाइन पायलट एसोसिएशन की तरफ से गोल्ड मेडल भी मिला। कैलावे पर प्लेन को हाईजैक करने और जान से मारने के इरादे से हमला करने के चार्जेस लगे, जिसके बाद उसे 2 उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और वो आज भी फेडरल जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। फेडेक्स के एम्प्लॉयज़ और क्रू मेंबर्स का मानना था कि कैलावे ये प्लेन फेडेक्स के हेडक्वार्टर पर ही क्रैश करने वाला था, जो मेम्फिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर था, जिसमें सैकड़ों जाने जाती और भयंकर तबाही मचती। हालांकि पहले वो अपने रेगुलर क्रू के साथ इस प्लेन में चढ़ने वाला था, जिसमें एक औरत और एक आदमी शामिल था, मगर उनका फ्लाइंग टाइम पूरा होने की वजह से लास्ट मिनट चेंजेस हो गए थे। और चूंकि कैलावे 6 फीट 2 इंच लंबा चौड़ा ब्लैक बेल्ट था, तो ये समझना आसान है कि वो उन्हें आसानी से मार देता और अपने प्लान में कामयाब हो जाता। इस क्रू की शिफ्ट महज 1 मिनट पहले ही चेंज हुई थी, जिससे उन दोनों की जान बच गई और एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। मगर कैलावे को पीटरसन, टकर और सैंडर्स के साथ प्लेन में चढ़ना पड़ा और उन्हें वो चोटें आईं जिसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी।